अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई वेइंग मशीन का यूज आप किस लिए करते हैं, तो आप सब यही कहेंगे सर वेइंग मशीन का एक ही यूज हम करते हैं, वो है वेट को मेजर करने के लिए। और इसी वजह से, क्योंकि इसका यूज हम किस लिए करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए, लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये मशीन वेट ही मेजर करती है। जैसे एक कंफ्यूजन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप किसी से पूछते हैं भाई क्या तेरा वेट कितना है, तो वो क्या बोलता है 60 केजी, 70 केजी, 50 केजी, तो वो वेट का आंसर केजी में देता है, जबकि आपको पता है वेट एक फोर्स है, तो उसे इसका आंसर न्यूटन में देना चाहिए। जिस तरीके से एक कंफ्यूजन वहां होता है लोगों को, वैसा एक कंफ्यूजन यहाँ भी होता है कि जो वेइंग मशीन होती है वो वेट को मेजर करती है। बच्चों अगर ये स्टेटमेंट कभी आ जाए कि वेइंग मशीन मेजर्स वेट, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं है। हमेशा वेइंग मशीन वेट को मेजर नहीं करती है। तो एग्जैक्टली में क्या मेजर करती है वेइंग मशीन, इसे समझेंगे। सपोज मेरे पास एक वेइंग मशीन है, ये एक वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन खड़ा है। तो अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन दिस वेइंग मशीन। वो अपना वेट को मेजर करना चाह रहा था, वो वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, और वेइंग मशीन इसके वेट को बताएगी, रिकॉर्ड करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए आप। ये मैन चुपचाप इस वेइंग मशीन पे खड़ा है, जिसका मास m है, मैन का मास m है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो आप क्या कहेंगे, भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, नीचे इसका वेट लगेगा mg, और क्या लगेगी इसके अलावा, mg के अलावा और क्या लगेगा? क्या कोई और फोर्स मुझे ड्रॉ करना चाहिए? mg तो एक फील्ड फोर्स है, अर्थ लगा रही है इस पर। बाकी आएंगे कांटेक्ट फोर्स, इसका कांटेक्ट वेइंग मशीन के साथ है, तो अगर वेइंग मशीन के साथ इसका कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पुशिंग होती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पर्सन है वो रेस्ट पर खड़ा है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देने चाहिए। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बराबर आ जाएगा mg। मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया वो इस आदमी का बनाया। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई फ्री बॉडी डायग्राम वेइंग मशीन का कैसा होगा, तो वेइंग मशीन में क्या बात हो रही होगी? अगर वेइंग मशीन ने इस आदमी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाई है, मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन वो कौन लगा रही है, वेइंग मशीन, तो ये आदमी भी वेइंग मशीन पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। जो भी नॉर्मल रिएक्शन वो मैन इस वेइंग मशीन पे लगाएगा, वही उसकी रीडिंग होगी। इत्तेफाक से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर, तो हमें ऐसा लगता है कि वो mg को मेजर कर रही है, बट मोर प्रिसाइजली अगर हम कहें तो वो इसे मेजर कर रही है। वेइंग मशीन की रीडिंग वेट नहीं होती, वेइंग मशीन की रीडिंग वो नॉर्मल रिएक्शन होती है जो कि उसकी अपर सरफेस पे लग रही होती है। जो उसकी अपर सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट हो रही होती है किसी बॉडी के द्वारा, वो उस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। तो ये डायग्राम बनाइए और पहली लाइन यही लिख लीजिए कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होती है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होती है नॉर्मल रिएक्शन exerted on its upper surface। लोअर सरफेस नहीं है भाई, लोअर सरफेस पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जो ग्राउंड इस पर लगाएगी, जो ग्राउंड इस पर लगा रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड जो लगा रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी लगा रहा है, जिसकी अपर सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, वो उस रीडिंग से मुझे लेना देना है, उस नॉर्मल रिएक्शन से मेरा लेना देना है। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया है? एवरी वन ऑफ यू आर क्लियर विद द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? यस सर। यस सर। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सभी इसको कर पाएंगे। बस मैं देना चाहता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि वास्तव में क्या मेजर करती है वेइंग मशीन।
मान लीजिए एक आदमी है, ये आदमी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है और इस आदमी का मास है 50 केजी। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? तो मैन जिसका मास 50 केजी है, वो आदमी अपने हाथों में एक बैग लिया हुआ है, जिसका बैग के अंदर कुछ सामान होगा, उसका जो मास है वो है 0.5 केजी। तो टोटल बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि जो वेइंग मशीन होगी उसकी रीडिंग क्या हो। क्या आंसर इसका आना चाहिए? सर 50 आना चाहिए। बेटा रीडिंग बतानी है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। सर 50.5 आएगा। आप मास बता रहे हैं रीडिंग, जबकि वेट बताना है हमें, मतलब फोर्स। बेसिकली नॉर्मलेशन क्या होगा? फोर्स। नॉर्मलेशन फोर्स होगा तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका आंसर 55 न्यूटन है? भाई नॉर्मलेशन उसकी रीडिंग होती है, चेक करिए नॉर्मलेशन कितनी आएगी, कितनी नॉर्मलेशन लग रही होगी। यहां पर अगर मैं एबीडी बनाऊं फिर से, मैंने कई ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई, जैसे पुली, मैंने बताया था कि एक ब्लॉक होता था, उसके साथ पुली अटैच होती थी, रिजिडली फिक्स होती थी। तो जो भी फोर्स पुली पर लगता था वो फोर्स मैं इस पर लगा देता था, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में। तो यहां पर भी ऐसा है कि आप क्या करिए कि जो बैग उसने लिया हुआ है, बैग को भी ब्लॉक के साथ कंसीडर, बैग को भी इस पर्सन के साथ कंसीडर कर लीजिए। मतलब टोटल मान लीजिए, आप इसको एक सिस्टम मान लीजिए, बैग को और इस आदमी को टोटल एक सिस्टम मान लीजिए। तो अगर टोटल आपने इसको सिस्टम मान लिया है, तो सिस्टम का टोटल वेट कितना लग रहा है नीचे? तो टोटल वेट नीचे लग रहा है mg। अब टोटल मास इसका है 50.5 इंटू जी। टोटल वेट 50.5 जी है, और ऊपर लगना चाहिए एक नॉर्मल रिएक्शन। और वो नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रही है? ये लिफ्ट। यहां पे हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाने चाहिए। यहां से हम कह सकते हैं जिसका आंसर आएगा इट इज mg। तो 50.5 इंटू 10, यहां से आंसर आ गया 505 न्यूटन। यह हो जाएगी, यही हो जाएगी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। जो भी नॉर्मल रिएक्शन उसकी सरफेस पे लगती है वही उसकी रीडिंग होती है। इसमें कोई डाउट है पूछिए। वो अपने हाथों में कोई ऑब्जेक्ट लेके खड़ा रहे, वो अपने सर पे कोई ऑब्जेक्ट लेके खड़ा हो जाए, अल्टीमेटली जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वेइंग मशीन पे वो बढ़ जाएगी। और अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगनी होगी तभी उसको बैलेंस कर पाएगी। और यही वजह है कि अगर आप कुछ सामान लेके खड़े हो जाते हैं तो रीडिंग ज्यादा मिलती है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक पर्सन है, देयर इज अ पर्सन। ये पर्सन एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। ये एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन टू। इसके अलावा इसने अपने सर पर भी एक वेइंग मशीन को रखा हुआ है। एक वेइंग मशीन इसके सर पे रखी हुई है, ये होगी वेइंग मशीन। इसके अलावा इस वेइंग मशीन के ऊपर एक ब्लॉक भी रखा हुआ है। तो सबसे टॉप पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे वेइंग मशीन 1 है, फिर पर्सन है, और फिर लास्ट में फिर से एक वेइंग मशीन है। तो यहां पर दो वेइंग मशीन है। अब यहां पर जो ब्लॉक है उसका मास आपको दिया गया है 50 केजी। इसका मास है 50 केजी।
जो वेइंग मशीन 1 है, बेसिकली जो वेइंग मशीन है उनका जो मास आपको दिया गया है, मास ऑफ वेइंग मशीन, इट इज 5 kg। तो वेइंग मशीन का जो मास है, मास ऑफ वेइंग मशीन, दोनों आइडेंटिकल हैं भाई। वेइंग मशीन का भी अपना कुछ मास होगा ना, मास ऑफ वेइंग मशीन इट इज 5 kg। जो मैन है इसका मास है 60 kg। तो आपको यहां पर बताना है रीडिंग ऑफ बोथ द वेइंग मशीन्स, कैलकुलेट या फाइंड रीडिंग ऑफ बोथ द वेइंग मशीन, मशीन 1 और मशीन 2, दोनों की रीडिंग बतानी है कि 1 की क्या रीड कर रही होगी, 2 क्या रीड कर रही होगी। आप सभी के पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट सोचिए और आंसर बताइए। चैट में मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों जो वेइंग मशीन है, दोनों आइडेंटिकल वेइंग मशीन है, दोनों का मास आपको 5 kg लेना है। काफी लोग अगर सही आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ लिया है। आपको करना क्या है, अगर आपको वेइंग मशीन 1 की रीडिंग बतानी है तो आपको वेइंग मशीन 1 पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन को निकालना पड़ेगा कि इस पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, वो उसकी रीडिंग हो जाएगी। अगर आपको वेइंग मशीन 2 की रीडिंग बतानी है तो आपको वेइंग मशीन 2 पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये नॉर्मल रिएक्शन हो रही होंगी यही इनकी रीडिंग होगी। तो शुरुआत करते हैं वेइंग मशीन 1 से। वैसे आप वेइंग मशीन 2 का भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं वेइंग मशीन 1 की बात करता हूं, फॉर वेइंग मशीन 1, तो मेरा टास्क ये है कि अगर मुझे रीडिंग बतानी है तो मुझे किसी तरह से N1 फाइंड करना होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन 1 की टॉप सरफेस पे लग रही है, अपर सरफेस पे लग रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सही समझा। ब्लॉक जिसका मास कितना दे रखा है 50 kg, मैंने इसका डायग्राम बनाया। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो वेट लगेगा इसका नीचे, विच इज 500 न्यूटन mg। इसके अलावा ब्लॉक का कांटेक्ट वेइंग मशीन 1 के साथ है, तो वेइंग मशीन 1 इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी अपवर्ड, इसको मैं N1 कह रहा हूं। और ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 500 न्यूटन। तो यहां से N1 इज द रीडिंग ऑफ फर्स्ट वेइंग मशीन। तो जो पहला पार्ट है वो यही है, जो पहली रीडिंग, पहली जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग होगी 500 न्यूटन। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वो मुझसे। अब यहाँ पे वेइंग मशीन 1 के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप वेइंग मशीन 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो थोड़ा सा खुद को आप उलझन में डाल देते भाई। आप उसका mg लगाते नीचे, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगती क्योंकि उसका कांटेक्ट आदमी के साथ है, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लगती, तो आप उलझ जाते नॉर्मल रिएक्शन में। तो इससे अच्छा क्या था कि आप किसका बीडी बना लेते, ब्लॉक का। तो एक बार में आपके पास N1 आ गया है, तो आपने पहली वाली वेइंग मशीन की रीडिंग निकाल ली है। अब बात करते हैं दूसरी वाली की। दूसरे वाले की रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे। हम इस पूरे को ही सिस्टम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा पूरा, ये जो है यही हमारा क्या है, सिस्टम। पूरे को सिस्टम मान लिया, आदमी को, ब्लॉक को, वेइंग मशीन 1 को, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। इस पूरे सिस्टम का वेट नीचे लग रहा है और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो कोई ना कोई तो होगा जो बैलेंस कर रहा होगा। अब जब आपने पूरे को सिस्टम मान लिया है तो जो सिस्टम एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो सारे इंटरनल कहलाएंगे, और हमें इंटरनल फोर्स को कभी भी कंसीडर नहीं करना होता है। तो अगर आपने हर एक को सिस्टम मान लिया है, केवल वेइंग मशीन 2 को आप छोड़ रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का जो वेट होगा कितना हो जाएगा भाई, 50 kg ब्लॉक का है, 5 kg वेइंग मशीन का है, 60 kg मैन का है। और वेइंग मशीन 2 को तो भूल ही जाइए, उससे तो कोई मतलब ही नहीं मेरा भी। ये हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम ऊपर का है सब कुछ। तो टोटल यहाँ पर हो गया आपके पास 60 और 50 110, 110 और 5 115 kg। तो इस पूरे का वेट लगेगा नीचे, और ये इक्विलिब्रियम है, तो एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ये वेइंग मशीन 2 लगा रही होगी। और अगर वेइंग मशीन 2 लगा रही होगी तो वेइंग मशीन 2 पर भी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं यहाँ पर N2 कह रहा हूं। और N2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा वेट के। तो वेट कितना यहाँ पर 115 है, इंटू जी कर दीजिए, यहां से आंसर आ चुका है इतने न्यूटन। एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ सेकेंड वेइंग मशीन। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़े।
किसी को कुछ नहीं पूछना है, सबको समझ में आ गया? सभी ने नोट कर लिया है? यस सर। एक और सवाल करते हैं। अब जो मैं सवाल लेने जा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी पॉपुलर, और इस कॉन्सेप्ट को लेके भी कई लोगों में कंफ्यूजन है, अभी समझ में आ जाएगा। इनसाइड अ लिफ्ट, ऑब्जर्व्ड वेट इनसाइड अ लिफ्ट। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास एक लिफ्ट है, हमारे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, और ये पर्सन खड़ा है एक वेइंग मशीन के ऊपर। ये एक वेइंग मशीन, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, एक पर्सन है जिसका मास m है, और हमें इसके ऑब्जर्व्ड वेट के बारे में बात करना है, मतलब वो वेट जो इसे वेइंग मशीन के थ्रू कन्वे हो रहा होगा, जो वेइंग मशीन इसे रीड करके बता रही है कि इसका वेट इतना है, तो इसे हम यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वेट कर रहे हैं। और जो एक्चुअल वेट होगा, वो तो आप सभी जानते हैं कि एक्चुअल वेट से हमारा मतलब होता है वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ हमें पुल करती है, और वो तो कितना होता है, वो तो mg के बराबर होता है। तो एक्चुअल वेट यहाँ पे mg है, और जो ऑब्जर्व्ड वेट है वो बेटा है आपका रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको ले रहा हूं, मतलब ये पूरा इलस्ट्रेशन मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ मैन इफ, पहला पार्ट, लिफ्ट इज स्टेशनरी। सेकेंड पार्ट, lift is moving upwards lift is moving upwards with constant velocity v। अगले केस में लिख लीजिए लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स बाकी सेम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो सेकंड और थर्ड केस में लिफ्ट का जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, बस सेकंड में ऊपर जा रही है, थर्ड में नीचे आ रही है। फोर्थ केस, lift is accelerating a upwards। लिफ्ट a एक्सीलरेशन से है ना अपवर्ड एक्सीलरेट कर रही है। और तीसरा फिर फिफ्थ ऑप्शन है लिफ्ट इज डिसेलरेटिंग, या ऐसा लिख लीजिए लिफ्ट इज हैविंग एक्सीलरेशन, लिफ्ट इज हैविंग एक्सीलरेशन a डाउनवर्ड्स। तो फोर्थ पार्ट में लिफ्ट का एक्सीलरेशन a अपवर्ड्स है, लास्ट पार्ट में लिफ्ट का एक्सीलरेशन a डाउनवर्ड्स है। आपको सारे केसेस में आपको ऑब्जर्व्ड वेट फाइंड करना है, ऑब्जर्व्ड वेट कितना होगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पहला पार्ट बहुत ही आसान है, लिफ्ट आपके पास स्टेशनरी है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, पहले पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो ऑब्जर्व्ड वेट क्या होगा। बताइए भाई, ऑब्जर्व वेट कितना होना चाहिए अगर लिफ्ट, सर mg होगा। तो लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो जो ऑब्जर्व वेट आना चाहिए वो mg होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लिफ्ट रुकी हुई है, तो अगर मैं मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो मैन का वेट लगेगा नीचे, मैन का कांटेक्ट लिफ्ट के साथ है, लिफ्ट इस पे एक फोर्स लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन, और ये रुका हुआ है,
कुछ नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या आ जाएगी mg, और जो भी नॉर्मल रिएक्शन होती है यही तो रीडिंग होती है। तो पहले पार्ट का आंसर ये है कि जो रीडिंग होगी वो mg के बराबर होगी, मतलब वो एक्चुअल वेट को ही रीड कर रही होगी। तो उस केस में जो ऑब्जर्व्ड वेट है, जो ऑब्जर्व्ड वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ये पहला पार्ट हो गया। चलिए भाई सेकंड पार्ट बताइए कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है वेलोसिटी v से, तो अब जो ऑब्जर्व्ड वेट आना चाहिए, क्या वो ज्यादा मिलेगा, क्या वो कम मिलेगा, या बराबर मिलेगा? सोच के बताइए। लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अपवर्ड्स, क्या होना चाहिए? अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये आदमी भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, ये आदमी भी, सब कुछ ऊपर जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब अगले केस में क्या रेटिंग होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए एक्चुअल से, कम होनी चाहिए एक्चुअल से, या बराबर होनी चाहिए एक्चुअल के? फटाफट बताइए। सर पर ये शायद सर कम होनी चाहिए। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द कॉन्शियस लेवल जिससे आप लेक्चर को सुन रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप कितनी अटेंटिविटी से क्लास को सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा कई बार आपने नोटिस किया होगा कि टीचर एक बात पे बहुत, स्पेशली मेरी क्लास में मुझे पता है, मैं जिस बात पे जितना स्ट्रेस देता हूँ बच्चे उसे उतना भूल जाते हैं। तो सोचो जिस बात पे मैं स्ट्रेस नहीं देता हूँ उसको बच्चे कितना याद रखते हैं। हमेशा जब भी क्लास ली जाती है, लिफ्ट का प्रॉब्लम आता है, हमेशा बच्चे को बताया जाता है कि वेलोसिटी को ना देखें, एक्सीलरेशन को देखें। और वैसे भी अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो कोई मुझे बताएगा आप में से इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इसका एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, नीचे इसका वेट आएगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, लेकिन एक्सीलरेशन तो 0 है। अगर एक्सीलरेशन 0 है मतलब फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब फिर से नॉर्मल रिएक्शन mg बराबर आ जाएंगे। तो मैं फिर से कह सकता हूं कि जो ऑब्जर्व्ड वेट है ये बराबर हो जाएगा एक्चुअल वेट के। तो ये मैटर नहीं करता कि लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो मैटर नहीं करता कि वो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। मैटर तब करता है जब वो एक्सीलरेट करेगी, तब मैटर करेगा। तो यहां पर तीसरे केस का भी सेम आंसर आएगा जो आपका सेम एज पार्ट 2। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो भी जो ऑब्जर्व वेट होगा वो एक्चुअल वेट के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg को पूरी तरह से बैलेंस कर देगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट के आंसर सेम है कि जो ऑब्जर्व वेट होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ये बात मैंने आज आपको समझा दी है, एक हफ्ते बाद आप इसे भूल जाएंगे। क्या ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया है और समझ भी लिया है? आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में जो लिफ्ट है वो एक्सीलरेट कर रही है ए अपवर्ड्स, ए एक्सीलरेशन से वो ऊपर जा रही है। अब यहां पर एक्सीलरेशन है, अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मैन का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे उसका वेट, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। और मैंने आपको हमेशा एडवाइस दी है कि जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगर एक्सीलरेशन है उसे जरूर ड्रॉ कर दें। अभी एक्सीलरेशन ए अपवर्ड्स, तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज्यादा होगी किससे, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर। अब यहां पर क्या लिखूंगा मैं? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तो बड़ा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है माइनस mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से n कितना आ रहा है? n आ रहा है mg प्लस ma। और आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल वेट है उस एक्चुअल वेट में इतना ऐड हो रहा है, इसका मतलब अब जो रीडिंग आ रही है इट इज मोर देन एक्चुअल। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होती है तो उस केस में जो रिकॉर्डेड होगा वेट, जो ऑब्जर्व वेट होगा वो ज्यादा मिल रहा होगा एक्चुअल से। तो अगर किसी आदमी का मास 50 केजी है तो उसकी जो रीडिंग वहां पे दिख रही होगी इट विल बी मोर देन 500 न्यूटन, 501, 502 डिपेंडिंग अपॉन उसका एक्सेलरेशन कितना है। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा वेट ऑब्जर्व हो रहा होगा।
क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो लास्ट पार्ट तो आप खुद ही कर सकते हैं भाई। अगर पांचवें पार्ट की मैं बात करूं, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि लिफ्ट जा तो ऊपर रही हो, उसकी वेलोसिटी तो ऊपर हो, लेकिन उसका एक्सेलरेशन नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको वेलोसिटी को भूल जाना है, एक्सेलरेशन को देखना है कि वो किधर है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा कि कौन सा वेट ज्यादा होगा, एक्चुअल या ऑब्जर्व। तो मुझे वेलोसिटी को देखना ही नहीं है। फिर से मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नॉर्मल एक्शन ऊपर, mg नीचे, और इस बार ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब mg ज्यादा होगा तो मैं क्या लिखूंगा, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से mg माइनस ma इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो अब आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इट इज लेस देन एक्चुअल वेट, क्योंकि एक्चुअल तो mg होता है, आप उसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया पांचों पार्ट। तो जो ध्यान देने वाली बात ये है, लिफ्ट के केस में अगर वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन आपको कुछ बताया नहीं गया है कि वो कैसे ऊपर नीचे जा रही है, तो आप तब तक कुछ बता नहीं सकते कि जो ऑब्जर्व वेट होगा या एक्चुअल वेट होगा उसमें से कौन ज्यादा होगा या कौन कम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ेगा जब एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर दोनों दी गई है तो आपको क्या देखना है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो डिस्कस कर सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? No, sir.